फिल्म की शुरुआत में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो फॉरेस्ट के पास बने एक ओल्ड हाउस में लेटर डिलीवर करने आया था। अंदर एक औरत लाउड म्यूजिक लगाकर खून से लथपथ कपड़ों को साफ कर रही होती है। हमें वहाँ के दीवार पर दो ट्विंस की फोटो को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। पोस्टमैन डोरबेल करता है पर उस लेडी को कुछ सुनाई नहीं देता है। पोस्टमैन घर के बैक एंट्रेंस की ओर जाने लगता है, तभी उसे बेसमेंट के अंदर से किसी की तड़पने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो बेसमेंट के विंडो खोलता है तो शॉक लगता है कि वहाँ पर एक क्रिएचर था जो तड़प रहा था। पोस्टमैन उसे बाहर निकालने जाता है पर वो हेल्प नहीं कर पाता। अब वो मदद लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। अब कहानी 30 साल आगे जाती है। अब उस फॉरेस्ट प्लेस को एक कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक ऐसा कैंप था जहाँ 50 बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट, ड्रग से एडिक्टेड थे। वो डिटॉक्स होने के लिए आए थे। इन सबको ग्रुप में बताया गया था और हर एक ग्रुप में एक गाइड था। मैनेजर अब सबको फ़ोन्स, टैबलेट्स को जमा करने के लिए कहता है और वो मैनेजर अपने कैंप के अंदर सभी को स्ट्रांगली वेलकम करता है। हमें फिर से वही घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो लेडी अब ओल्ड हो गई थी। उसने इस क्रिएचर के लिए आज एक हिरन का शिकार किया था पर उसका पैर फिसलता है और वो वहीं बेसमेंट में गिर जाती है। वो क्रिएचर अब कीज की मदद से अपने पैर में लगे लॉक को ओपन करके उसे भी मार देता है और फर्स्ट टाइम बेसमेंट से बाहर निकलता है। यहाँ पे ही क्लियरली देखते हैं कि वो इंसानों जैसा तो है लेकिन उसके दो बड़े बड़े अगली लेग्स हैं विच लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ डिट्यूशंस ऑफ दिस पॉइंट। खैर, कैंप में सभी बच्चे अब ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। हम जोइशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ पे एक चोट का निशान है जिसको वो एक रुमाल से छुपा लेती है। वो हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी। अब एक लोकल प्रीस्ट वहाँ पर आता है और सभी बच्चों के लिए प्रे करता है। उनके फोन्स और टैबलेट्स पर होली वाटर छिड़कता है। इम्पाइलिंग टू मच टेक्नोलॉजी इज ईवल। इन बच्चों के ग्रुप का नंबर 4 था जिसकी गाइड आयजा थी जो कि 5 बच्चों को ग्रुप यानी मेन एक्टर और एक्ट्रेस को लीड करती है जिसमें जॉयसा, एनेला, बाक्टेक, डैनियल और जुलेख नाम के बच्चे थे। ये लोग अपना सारा सामान लेकर 3 दिनों की ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। जुलेख जॉयशा को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कैजुअल बातें करते हैं। अब जुलेख को ज़मीन पर एक हिरन दिखाई देता है। आयजा इसको देखकर ये कहती है कि ये जानवर का काम नहीं हो सकता क्योंकि जानवर अपना शिकार कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। अब जॉयसा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फिर एक पीछे से डिमोनिक हैंड भी दिखाई देता है। खैर, आगे जाकर वो अपना टेंट लगाते हैं और रात में गाइड सबकी फाइल पढ़कर उन्हें यहाँ आने का रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। बेसिकली ये एक ग्रुप थेरेपी सेशन था। जुलेख ये कहता है कि यूट्यूब पे गेमिंग वीडियो बनाने की वजह से कई बार स्कूल को बंक किया है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ पर भेजा है। वो कोरिया में हो रही गेमिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाला था बट अब वो मुमकिन ही नहीं है जिसके लिए उसको $500,000 मिलने वाले थे। बट तभी एक फॉक्स उनके टेंट के पास आ जाता है जिसे आयजा भगा देती है। आधी रात को डैनियल बाहर निकलकर लेक के पास स्मोक करता है लेकिन तभी अनेला वहाँ आती है और वो दोनों हुकअप करते हैं इन विच अनेला वॉज एक्सपर्ट बट डैनियल वॉज वर्जन। डैनियल इस चीज़ से काफ़ी खुश था और अब वो अनेला के जाने के बाद इंस्टाग्राम पे स्टेटस चेंज करने जा रहा था। वो एक मोबाइल को सबसे छुपा कर यहाँ लाया था बट जैसे ही वो अपडेट करने जाता है तभी वो घर वाला क्रिएचर वहाँ पर आकर उसको पकड़ लेता है। वो देखने में इंसानों जैसा था, अगली और स्ट्रॉन्ग था। डैनियल काफ़ी डरता है और छटपटाता है बट वो उसे डैनियल के पैर से पटक पटक के मार डालता है। अगली सुबह जॉयसा एक ड्रीम के साथ उठती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ एक कार में कहीं जा रही थी जहाँ पे उसके डैड ड्राइव करते हैं और उसकी मॉम की ग्रुप सेल्फी लेने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आयजा को डैनियल कहीं पर भी नहीं मिलता तो अनेला
की हुकअप वाली बातें उन सभी को पता चल जाती है। जोइशा पैर पे ब्लड मार्क को ऑब्जॉर्व करती है और आयजा जोइशा और जुलैक के साथ अब डैनियल को ढूंढने का प्लान बनाती है, जिस पे जुलैक ये कहता है कि ये 6 लॉस ऑफ हॉरर मूवी के खिलाफ है, उनको कभी भी स्प्लिट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एनिला और बार्थेक कैंप साइट पे ही वेट करते हैं। खैर, ये तीनों अब डैनियल को ढूंढते हैं। उसी क्रिएचर के घर के बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जोइशा को डैनियल की कटी हुई बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैवी ब्रीथिंग करने लगती है। तभी वो क्रिएचर फिर से घर के अंदर आ जाता है, जिससे जुलैक भी डर के बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वहाँ के विंडो से जोइशा और जुलैक बाहर निकल जाते हैं, पर जब आयजा भाग रही थी तो डैनियल का फ़ोन बजता है और क्रिएचर भी नीचे आ जाता है। आयजा उसको मारने के लिए एक रॉड उठाती है, बट क्रिएचर उसके हेड को काट के विंडो के बाहर फेंक देता है। ये दोनों बच्चे एकदम डर के वहाँ से भागने लग जाते हैं। टेंट साइड पे बार्थेक अनिला से बात करता है और अनिला का मूड था कि अब वो उसके इंटीमेट होगी, लेकिन उसके अरमान पे पानी पड़ जाता है और वो ये कहता है कि वो एक गे है और पोलैंड में गे होना एक सज़ा है। अनिला ये कहती है कि उसे भी लोग बिम्बो और ब्लोन कह के चढ़ाते हैं। वो लोगों के कहने को सीरियसली ना लेने की एडवाइस देती है और उसको भी एक सच्चा प्यार चाहिए। और यहाँ पर काफ़ी गहराई वाली बातें चल रही थी। उधर जोइशा और जुलैक घर से दूर भागते हैं। जुलैक को पैनिक अटैक आने लगता है। उसे नॉर्मल करने के लिए जोइशा उसके कान के नीचे एक जोर का थप्पड़ दे मारती है। जोइशा उससे ये कहती है कि उन्हें हेल्प लेकर आनी चाहिए। अब ये दोनों फिर से यहाँ से भागकर एक दूसरे अनजान आदमी के घर पहुँचकर जाते हैं। टेंट साइड पर बार्थेक बात कर ही रहा था कि तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर एक रॉड को अनिला के सर पे घुसा के उसे मार देता है। बार्थेक डर के वहाँ से भागने लगता है और भागकर वो लोकल चर्च में आ जाता है, जहाँ पर वही प्रीस्ट था जो कि हमें कैंप साइड में देखा था। अब बार्थेक उसी सारी बात बताता है, जिससे वो सीरियसली नहीं लेता। फ़ोन ख़राब है, प्रीस्ट उसे ऐसा बोलता है और सडनली फ़ोन में रिंग बजने लगता है, जिसके चलते वो बार्थेक पर ही हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसको होश आता है तब हम उसे एक चेन से बंधा हुआ पाते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट ये कहता है कि वो उन जैसे लोगों को जानता है और लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था और वो जान गया था कि वो एक गे है। प्रीस्ट ये बोलता है कि उन जैसे लोग सोसाइटी पे एक कलंक है और वो उसे ठीक कर देगा। क्लियरली ये प्रीस्ट एक पुरानी सोच वाला इंसान था। खैर, फिर से हमें चर्च के बाहर क्रिएचर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो प्रीस्ट उसको देखने जाता है तो क्रिएचर उसको भी पकड़ के उसकी बॉडी को शेडिंग मशीन में डाल के उसे मार देता है, जिससे प्रीस्ट की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है, जो वो डिज़र्व करता था। बार्थेक जैसे तैसे करके अपने आप को फ्री कर लेता है और कॉन्फ्रेंस बॉक्स में छिप जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे वहाँ से भी पकड़ लेता है। जोइशा और जुलैक उस अनजान आदमी को अपनी सारी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हेल्प मांगते हैं। वो आदमी अब उस क्रिएचर की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले एक लेडी अपने उस घर में 2 ट्विंस बेटे के साथ रहती थी। एक दिन स्पेस से मेट्रॉइड फॉरेस्ट में गिरा। बच्चे उत्सुकता के चलते उस मेट्रॉइड स्टोन को घर लेकर आए और अपने बेड के नीचे रख कर लिया। रात में जब वो सो रहे थे तब उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है और वो लिक्विड उन दोनों को समा गया। बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और वो अगली फेस वाले बीस्ट बन गए। उन्होंने अपने पालतू डॉग को ही खा लिया। अगली सुबह उन दोनों की माँ ने उन्हें बेसमेंट में देखा कर डर गई और उन्हें हमेशा के लिए बेसमेंट में ही बंद कर दिया। यानी कि एक बीस्ट नहीं, यहाँ 2 बीस्ट हैं। वो सालों तक उन्हें वहाँ पे खाना देती थी और लगता है अब वो उनका शिकार हो गई हैं। हम ऑलरेडी देख चुके थे कि वो आदमी 2 टांगों को देख रहा था और कहता है कि ये भी उन्हीं की वजह से हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे हमें वही पोस्टमैन दिखाते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में 30 साल पहले देखा था। अब वो आदमी उन बच्चों को अपने घर में ही रुकने के लिए आइडिया देता है, जहाँ पर फूड और सिक्योरिटी दोनों थी, पर उसके घर में टेलीफोन नहीं था और नियरेस्ट विलेज जाने के लिए 2 दिन का दूरी लगेगी। जुलैक को ये आइडिया ठीक लगता है, पर जोइशा रेडी नहीं होती।
जोइशा ये कहती है कि कैसे भी करके डैनियल का मोबाइल हमें हासिल करना है, जिससे रियल हेल्प मिल सकेगी। ये दोनों फिर से उसी घर में जाते हैं। जोइशा जुलैक को अपना नाइफ देती है और बोलती है कि फ्रंट से जाने को बोलती है और उसे क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने को बोलती है। जुलैक हिम्मत करके जाता है और जोइशा भी विंडो से बेसमेंट के अंदर चली जाती है। बट ये क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा चालाक था। वो मोबाइल चुरा कर भाग ही रही थी कि वो क्रिएचर उसे भी वहीं खड़ा मिलता है। फॉर स्ट्रेंज रीज़न वो उसे मारता नहीं बल्कि उसे किस करने के लिए जाता है। तभी जुलैक पीछे से उस क्रिएचर पे हमला कर देता है, जिससे वो गुस्सा होकर उसे मार देता है और उसकी जीभ भी काट देता है। इस फाइटिंग के बीच में जोइशा को भी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हम एक और ड्रीम देखते हैं। एक्सीडेंट के बाद उसके डैड बच जाते हैं, लेकिन आग में लिपटे होते हैं, लेकिन जोइशा फिर भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती।